नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल के बाद सहारा रीसबमिशन करवाया जा रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि 60 दिन हो चुके हैं रीसबमिशन पोर्टल पर आवेदन किए हुए, अभी भी दावा है जो अंडर प्रोसेस दिख रहे हैं। उनका भुगतान, जो जमाकर्ताओं का भुगतान है जो उनके खाते तक नहीं पहुंचा है। आखिर समझ में नहीं आता कि भारत सरकार चाहती क्या है। जहां तक सहारा इंडिया का सवाल है, तो सहारा इंडिया द्वारा अभी कुछ समय पहले मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जो शेयर मास्टर अपलोड कराए जा रहे थे, और कार्यकर्ताओं की माने तो 2-2 माह हो चुके हैं, वो अभी तक है जो अपलोड हुए ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर जमाकर्ता करे तो आखिर क्या करे, कार्यकर्ता करे तो आखिर क्या करे। इतनी गंभीर स्थिति बन चुकी है कि सहारा के एजेंटों को तो हाल यह है कि वह मार्केट में है जो सवाल जवाब के घेरे में है और कुछ बोलने से बच रहे हैं। और स्थिति यह है कि झूठ पर झूठ ही बोला जा रहा है। आखिर सहारा प्रबंधन क्यों नहीं चाहता कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो? क्या जमाकर्ता की गलती है कि उसने सहारा इंडिया पर विश्वास किया और पैसा जमा किया? यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। और आज जो सांसद हो अथवा विधायक हो, जब उनके हम लोग देखते हैं कि संसद में वह प्रश्न उठाते हैं, तो वो उनका मत यही होता है कि सहारा इंडिया का भुगतान दिलाओ। जबकि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सहारा इंडिया का पूरा है जो मामला समझना अति आवश्यक है कि सहारा समूह की जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ना ही भुगतान देने हेतु मना किया गया है। लेकिन जब सहारा इंडिया द्वारा जो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान नहीं दिया गया, तो उस नए व्यवसाय लेने पर रोक लगाई गई थी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटियों को छोड़कर। बाकी स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है, उस पर है जो नया व्यवसाय किया जा रहा है। बाकी अन्य जो 3 सोसाइटियां हैं, उन पर रोक लगाई गई है, कारण भुगतान ना देना। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह आदेश में कहीं नहीं कहा कि आप सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान ना दें। यह भी यथार्थ सत्य है। पोर्टल इसलिए बनाया गया कि जो 2253 करोड़ रुपए सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उन्होंने है जो गलत जमा कर दिए थे सहारा सेवी खाते में, उस पैसे को निकाल कर है जो 5000 करोड़ ब्याज सहित है जो सीआरसीएस को दिया गया। और सहारा रिफंड पोर्टल है जो माननीय सुभाष रेड्डी और गौरव अग्रवाल जी की अध्यक्षता में, कहना चाहिए, यह पोर्टल बनाया गया और जो सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अब सहारा रीसबमिशन पोर्टल आया है, बहुत समय भी हो चुका है, लेकिन रीसबमिशन का भी हाल बहुत बुरा है। आज प्रश्न यह उठता है कि जो भी सांसद विधायक हों, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यदि हम शिकायत लेकर जाते हैं तो उनसे पूरा मामला अवश्य बताएं, क्योंकि आधा मामला बताने से उनको पूरी जानकारी नहीं होती और वे प्रश्न भी करने में हिचकिचाते हैं। वो यही जानते हैं कि सहारा इंडिया कंपनी का भुगतान दिलाओ, एक ही बात जानते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सहारा समूह के कितने डिवीजन है, कितनी उनकी स्कीमें चल रही है, कौन सी स्कीम पर प्रतिबंध लगा है, किस पर नहीं लगा है। तो मेरा यही आग्रह है। दूसरी बात यह है कि आज सहारा रीसबमिशन किए हुए 60 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, आखिर सीआरसीएस क्यों भुगतान नहीं दे रहा है? सीआरसीएस ने शुरू से ही यह प्रश्न उठता है कि सीआरसीएस की गलती है कि सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं, पहले सहारा इंडिया की मोहर पर पैसा दे देना और बाद में जब संख्या बढ़ी तो सोसाइटी की मोहर की बात करना कि भाई हमें सोसाइटी की मोहर चाहिए, तो यह तो गलत है और वैधानिक रूप से भी गलत है। उसके उपरांत है जो अपलोड करने हेतु सहारा इंडिया द्वारा एप्स देना और उस पर है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के उपरांत अर्थात शेयर मास्टर, और महीनों गुजर जाने के बाद उनका अपडेट ना होना, यह भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं वह क्या कर रही हैं? क्या निवेशकों को गुमराह कर रही हैं?
सोसाइटी से संपर्क करो। हर जगह जो सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी आती है उसमें प्रायः ये लिखा आता है कि सहारा सोसाइटी से संपर्क करो, यानी सोसाइटी से मतलब जहां आपने खाता खोला है और जो ब्रांचें हैं उनसे संपर्क करो। तो ब्रांचें बंद हैं और इक्का दुक्का ब्रांचें खुली हैं, उनसे संपर्क भी किया तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, हम लोग हैं जो यहाँ से शेयर मास्टर यदि मिसिंग है या उसमें कुछ त्रुटि है सुधार कर पहुंचा भी रहे हैं और वो अपलोड भी कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटियां हैं जो पुराने जो गलत हैं उनको पुनः अपलोड कर देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां ही नहीं चाहती कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो। इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना अति आवश्यक है क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि मैंने कुछ ग्राहकों के जो सील नहीं लगी थी, अब सील का मैटर छेड़ दिया, क्या करें, जब नेता और सब लोग मिल जाएं तो आम निवेशक करे तो आखिर क्या करे, गरीब निवेशक करे तो क्या करे। उन्होंने बोला भाई मास्टर फार्म पर मोहर चाहिए। ठीक है भाई, ऑफिस ने वालों ने मोहर लगवाई और ऑफिस से अपलोड भी कराया, लेकिन अपलोड हो जाने के उपरांत उन्होंने पुनः है जो वह पुराना है जो मास्टर फार्म में जो अपलोड कर दिया और फिर से डिफिशियंसी आ गई। तो मैं सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने 45 दिन का आश्वासन दिया कि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान हो जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उसके उपरांत रीसबमिशन पोर्टल पर 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन भुगतान है जो अभी तक जमाकर्ताओं के खाते में नहीं आया। हालांकि मैं इस पर लीगल नोटिस भी जारी करूंगा क्योंकि यह गलत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम द्वारा बनाए गए 45 दिन का जो नियम बनाया गया है उसका भी खुलेआम उल्लंघन है। आखिर सीआरसीएस आखिर क्या कर रही है, कभी कुछ अभी शेयर मास्टर भी जैसे तैसे अपलोड होंगे फिर नया कोई और ऑप्शन निकाल लेंगे। तो इससे तो स्पष्ट होता कि ये लोग भुगतान देना ही नहीं चाहते, गरीब निवेशकों का खून चूसना चाहते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब 29 में से 29 सीटें आ गई तो आज सत्ताधारी पार्टी कोई भी सांसद विधायक आज ऐसा नहीं कि जो खड़े होकर बोले कि इन गरीब निवेशकों का भुगतान दिलाओ। चुनाव के समय तो बहुत वादे किए थे, एक बार और मौका दो हम आपका भुगतान दिलाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले तो ये था कि 15-20 दिन में रीसबमिशन पोर्टल पर भले ही 2-5% व्यक्तियों के पैसा आ जाते थे, लेकिन जब से है जो चुनाव होने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ती में चला गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्वयं देखा है, मैंने बहुत से व्यक्तियों के देखा है कि आज भी वो अंडर प्रोसेस देख रहे हैं, 60 दिन से ज्यादा होने को है। तो आखिर यह सीआरसीएस की टीम आखिर कर क्या रही है, यह तो प्रश्न उठता है। लेकिन सोचने की बात है कि जब इस मामले को हमारे प्रतिनिधि नहीं उठाएंगे, इसलिए कहा गया है कि एक जागृत और पढ़े लिखे सब और शिक्षित प्रतिनिधि को चयन करो, क्योंकि वह तुम्हारी बात को समझ सके, वह तुम्हारी आवाज को उठा सके। लेकिन सोचने की बात है कि जात धर्म पर आज राजनीति होती है और वह जात धर्म पर 5 साल राजनेता लोग निकाल देते हैं। यह यथार्थ सत्य है। आज चाहे मुस्लिम की बात करो, मुस्लिम के नेता बनते हैं, मैं कहता हूं कि आप मुस्लिम वर्ग का भुगतान दिला दो। आप मुस्लिम के नेता हैं तो मुस्लिम वर्ग का भुगतान दिला दो, हिंदू के नेता हैं तो हिंदू वर्ग का भुगतान दिला दो। आदि चंद्रशेखर जी जैसे बहुत दलित शोषणों की बात करते हैं, तो मैं ये आप बताना चाहता हूं चंद्रशेखर जी को कि मान्यवर सांसद महोदय, सहारा इंडिया में 80 से 85% है जो गरीब, पिछड़े और शोषितों का पैसा लगा हुआ है और जो अपने भुगतान पाने हेतु अत्यधिक परेशान है। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं होता कि आप इस मामले को उठाएं? वैसे तो आप जातीयता की राजनीति हेतु आप बहुत प्रश्न चिन्ह करते हैं, लेकिन इस मामले को आखिर आप क्यों नहीं उठा रहे? आपका कर्तव्य होता, क्योंकि आपकी है जो गरीब शोषितों की आवाज आप उठा सकते हैं, आप इसी कारण से आपको चुना गया है। तो आपका कर्तव्य होता है कि कम से कम आप अपने दलित शोषित जो आपके क्षेत्र के हो, कम से कम आप वहां की तो आवाज उठा सकते हैं। असुद्दीन ओबीसी जी जैसे नेता हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ओबीसी जी से कि आप कम से कम मुस्लिम वर्ग का ही भुगतान दिला दो, मैं आपको सच्चा नेता मानूंगा। और जो हिंदुत्व पर राजनीति करते हैं, मैं हिंदुओं के नेताओं से कहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि आपका कर्तव्य नहीं कि गरीब निवेशकों की आवाज उठाएं, पैसा दिलाएं। यह बड़े शर्म की बात है। आखिर करें तो आखिर क्या करें, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सीआरसीएस और सहारा इंडिया की जो टीम है मिलकर खेल रही है। गरीब निवेशकों का बुरा हाल है, आम एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं, जमाकर्ता आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रजातंत्र है जो राजनीतिक नेताओं के हाथ में चला गया है।
ये लोग जैसा करेंगे वैसा ही होगा। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि ना तो सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, ना वह है जो डाटा सुधार करने में सहयोग कर रही हैं। कभी ये साइट बना देते, कभी वो साइट बना देते हैं, और उनके जो कहना चाहिए निजी चमचे हैं, उनका काम हो जाता है, बाद में उसको बंद कर देंगे, कहेंगे इस पर गलत काम होने लगा था। तो आज ये उठता है कि यदि सील मिसिंग यदि है तो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि एजेंट चाह भी रहा है कि आपका सुधार हो जाए डाटा में, क्योंकि है तो वो गलत, लेकिन क्या करें जब कोई सुने ही ना, तो मजबूरी में कहना चाहिए बात को मान रहा है, और बात को मानने के उपरांत भी सब कुछ डाटा सही किया गया, सील भी लगाकर पुनः सबमिट कर रहा है, तो सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वह चीटिंग बेईमानी कर रही हैं। वह पुराना है जो डाटा ज्यों का त्यों है, जो पुनः अपलोड कर देती है और फिर से डिफिशियंसी आ जाती है। तो ये सब खेल चल रहा है। और आज चाहे PIL हो चाहे रेट हो, आज कोई भी हम न्यायालय में दायर करते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च हो जाने के उपरांत माननीय न्यायालय स्वाभाविक है इसी प्रकार के आदेश सुनाती है, चाहे पल्स का हो, चाहे साई प्रसाद का हो, और चाहे वर्तमान में सहारा इंडिया का हो। और जब ये सरकारी पोर्टल इस तरह के बनते हैं और जब राजनेताओं के हाथ में लगते हैं, तो स्वाभाविक है कि 241 करोड़ में 281 करोड़ रुपए बांटने में खर्च हो जाते हैं। सच्चाई यही है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को संज्ञान में लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए गरीब निवेशकों का भुगतान दिलाने की कृपा करें, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।